तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी लोकतंत्र की विशेषताएं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, लोकतंत्र को हम लोगों ने पढ़ा था, एक सरल परिभाषा पढ़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ से लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इसका परिभाषा हम लोगों ने देखा था, एक सरल परिभाषा भी देखा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। इससे पहले का क्लास हो चुका है तो प्रारंभ किया जाए। देखिए, लोकतंत्र की विशेषताएं समझ में आएगी तभी समझ में आएगा कि दुनिया में इतने सारे जो लोकतंत्र हैं, उस लोकतंत्र में हमारे भारत का लोकतंत्र कैसा है। क्योंकि आपके पड़ोसी कंट्री भी हैं, वो भी हामी भरते हैं कि हम भी लोकतांत्रिक देश हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान भी कहता है कि लोकतांत्रिक कंट्री हैं, चाइना भी कहता है लोकतांत्रिक देश है, ब्रिटेन हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, यानी कि अधिकतर जो प्रचलित जो मॉडल है जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र को बहुत सारे कंट्री ने इसे अपनाया। उसमें कैसे पता चलेगा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है या अमेरिका का लोकतंत्र दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है? ये निर्भर करता है उसके विशेषताओं पे। उसमें विशेषता क्या है, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे में देखिए, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। सबसे अहम बात है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का शासन, यानी कि एक ऐसी शासन पद्धति जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता की या लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता हो, उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और ये भी कहता है कि लोकतंत्र में जनता का अधिकार सर्वोपरि होता है। अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में एक अधिकार प्राप्त होता है जनता को अपना सरकार चुनने का या अपना शासक चुनने का। ये बहुत बड़ी अधिकार है और इसी अधिकार की विशेषता के वजह से इसमें जो महत्ता जो देखने को मिलता है लोकतंत्र में, यह लीड रोल में काम करता है। जैसे में आप देख सकते हैं, जब ये जनता को शासक चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाए तो वहाँ पे शासक का अधिकार कम हो जाता है और जनता का अधिकार क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है और कहीं कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता। जैसे में अगर बात करें चाइना में तो विचारधारा के आधार पे लोकतंत्र को भी बांटा जा सकता है, जो हम आगे इसका चर्चा करेंगे। तो जो कम्युनिस्ट है, जो साम्यवादी है, उसका विचारधारा अलग है। जैसे हमारा भारत की अगर बात करें तो यह समाजवादी विचारधाराओं पे मतलब चलता है। तो साम्यवादी विचारधारा में क्या होता है कि जब भी सरकार बनती है तो वहाँ की सरकार की शक्ति ज़्यादा होती है और वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं, जो जनता होता है, उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है। ठीक है। लेकिन वहीं अगर भारत की बात करें या अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जनता सरकार चुनती है। तो उस लोकतंत्र में और उस विचारधाराओं में अंतर ये होता है कि वहाँ पे जनता की शक्तियाँ सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन सरकार की शक्तियाँ न्यूनतम हो जाती है, कम हो जाती है। लोकतांत्रिक वो भी देश है, लोकतंत्र ये भी है और लोकतंत्र आपका भारत भी है। तो कहता है कि जनता शासकों को चुनाव करती है, इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या सवाल उठ खड़ा होगा। कहता है कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। इस परिभाषा में देखिए, कहता है कि शासक कौन है। क्या हम अपना शासक, जैसे लोकतंत्र, अगर हम जिस मॉडल को अपनाएं उसे हम लोग लोकतांत्रिक बोलते हैं। और लोकतांत्रिक में सभी लोगों का एक अधिकार है, वयस्क मताधिकार के द्वारा
एक चुनाव जो होता है, देखिए लोकतंत्र में जो चुनाव होता है उसको हृदय गति कहा जाता है, हृदय गति के समान होता है। अगर आप मेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो ये जो चुनाव होता है ना, ये वैश्विक मताधिकार, ये बहुत बड़े अधिकार होता है और ये सिर्फ किसे प्राप्त है? जनता को प्राप्त है। और जनता यानी कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो बहुत अमीर हो या बहुत ही गरीब हो, या वो राजा हो या रानी हो या मेहतरानी हो, सभी का वोट वैल्यू जो है, सबका कीमत जो है बराबर है। तो यहाँ पे जब राजनीतिक स्तर पे हम लोग देखते हैं तो सभी लोग क्या हो जाते हैं? समान अधिकार प्राप्त करते हैं। और ये समानता का जो अधिकार है ये लोकतंत्र में निहित होता है। और ये देखिए कहता है कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन हो जाते हैं? तो शासक वही होंगे इस लोकतंत्र के अनुसार जो जनता जिसे चुन करके अपना शासक बनाएगी, अपना राजा बनाएगी। क्योंकि यह अधिकार सिर्फ किसको प्राप्त है? यह सिर्फ अधिकार आपको लोकतंत्र में जनता को ही प्राप्त है। कहता है कि इस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? अब चुनाव की प्रक्रिया आप देख रहे हैं, तो चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव जो होता है वो निष्पक्ष तरीके से होता है। जैसे आप देखेंगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कहीं कहीं बूथ को लूट लिया जाता था। कुछ ऐसे मतलब समझिए कि पार्टियों के द्वारा या दबंग किसी जातियों के द्वारा ऐसा देखने को मिलता था, जो चुनाव प्रक्रिया में एक समस्या थी। अभी के समय में देखेंगे तो यही जो चुनाव है, बहुत ही सारे राजनीतिक पार्टी को लेकर के साथ ही साथ जनता को भी अब शक होता है ईवीएम पे। यानी कि उनको लगता है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से जब चुनाव होता है तो इसमें पारदर्शिता का अभाव देखा जाता है। कहीं हम सटीक तरीके से कहें कि एकदम सही का सही परिणाम होगा, मतलब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यही कहता है कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि जनता, अब लोकतंत्र में हम लोग देखेंगे तो लोकतंत्र को दो भागों में बांट के अगर देखते हैं तो एक हो जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर बात करें तो देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता होता है डायरेक्ट रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष तरीके से या प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदार हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं नॉर्वे या स्विट्ज़रलैंड में होता है। वहाँ पे इसलिए ऐसा होता है कि वहाँ की आबादी जो है, वहाँ का जनसंख्या है बहुत ही कम है। लेकिन जहाँ पे आबादी बहुत ही ज़्यादा हो, जहाँ की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा हो, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लोगों का शासन में भागीदारी वो भी प्रत्यक्ष तरीके से बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तब यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं जो अपने प्रतिनिधि को खड़ा करती हैं और जनता को लोक लुभावनी बातें से उसे रिझाया जाता है। इस तरीके से जनता क्या करती है? जनता जिसकी बातें अच्छा लगे, जो लगे कि ये हमारे हित में काम करेगा, ये पार्टी सही है, तो उस पार्टी के किसी भी मेम्बरान मतलब सदस्य को अपना प्रतिनिधि चुनती है। और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या होता है? एक सरकार बनता है। यानी कि उस सरकार के जो चुनाव करता है, कौन करता है? तो ये जनता तय करती है कि हमें किसे अपना शासक बनाना है, किसे अपना राजा बनाना है। उसमें बहुत सारी प्रक्रिया है जो आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे कहता है कि कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? अब यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे आप लोग। इसमें कहा
कि कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं। देखिए, जब भारत की बात हुई तो मैं आपको बताता हूँ, भारत में भारत जब आज़ाद हुआ तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं था। वेस्ट का मताधिकार ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त है भारत में रहने वाले लोगों को कि इतनी ज़्यादा शक्तियाँ दुनिया के बहुत कम ऐसे देशों में देखा जाता है। हालांकि ये देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। इसके पहले की अगर बात कर दिया जाए तो वेस्ट के मताधिकार जो था वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी, यानी कि टर्म ऑफ कंडीशन के साथ वो जुड़ा हुआ था। लेकिन सबको खारिज करते हुए यहाँ पे इसे चुना गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई 18 वर्ष को पूरा कर लेता है तो यह इसका अधिकारी बन जाता है, वो वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। और वो वोट देने का अधिकार जो प्राप्त उसे होता है वो किसी भी, यानी कि समझिए कि तरीके से उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता, यानी कि वो निष्पक्ष तरीके से जिसे चाहे जो समझ में आता है उसको चुनाव कर सकता है, वोट दे सकता है। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना ज़रूरी है? तो देखिए, भारत में हम लोग देखेंगे तो लगभग 60 से 65% लोग ही वोट करते हैं। अब जैसे में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र को भारत के लोग क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि इसके पीछे शिक्षा बहुत मायने रखती है, इसके पीछे जागरूकता बहुत मायने रखती है। अभी वर्तमान में 2023 में देखेंगे तो जिस तरीके से तीव्र गति से जागरूकता बढ़ती जा रही है, लोग लोकतंत्र को क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, हम लोग आगे भी बात करेंगे। इसी में कहता है जैसे में वैश्विक मताधिकार जब प्राप्त हुआ तो सभी लोगों का वोट का जो कीमत है वो बराबर है। ऐसा नहीं कि अंबानी अडानी जो लोग हैं उनका ज़्यादा हो जाएगा और जो रिक्शा चलाने वाला, जो ठेला चलाने वाला, जो सब्जी बेचने वाला है उसका कम हो जाएगा। नहीं, दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाता है, यहाँ पे वो बराबर हो जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे अभी भी नागरिकों को अधिकार नहीं प्राप्त है। कहीं कहीं आप जाएंगे किसी कंट्री में ऐसा है कि जो वहाँ के मूल निवासी है उन्हीं को अधिकार है वोट देने का, या कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर के बसे हैं उनको वो अधिकार प्राप्त नहीं होता जो वहाँ के वासी हैं। बहुत ऐसे कंट्री में अभी भी महिलाओं को यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हालांकि सऊदी अरबिया जैसे कंट्री देखेंगे तो हाल ही में महिलाओं को वोट देने की अधिकार को दिया है। लेकिन हमारे भारत की अगर बात कर दिया जाए तो देश के आज़ादी के बाद जो संविधान लागू हुआ उस संविधान में मतलब समझिए कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं था कि महिलाओं को 10 साल के बाद दिया जाएगा, 50 साल के बाद दिया जाएगा। हालांकि सबसे पहला अगर रहनुमाई की बात कर दिया जाए, जो महिलाओं के हक अधिकार, खास करके SC ST OBC जो बहुत ही पिछड़े समाज के लोग थे, जो बहुत ही वंचित समाज के लोग थे, उनके लिए हक और अधिकार की बात बहुत सारे राष्ट्रीय नेता कर रहे थे। लेकिन शासन प्रणाली में कानूनी रूप से जो रियलिस्टिक होता है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही कर रहे थे। और यही वजह था कि जो व्यक्ति ऑलरेडी महिलाओं के लिए बराबरी का हक मतलब की बात करता हो और फंडामेंटल राइट में सभी लोगों को समान अधिकार की बात करता हो, वो वयस्क मताधिकार में कभी भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ तक आते आते पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हमारा भारत का हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने परंपराओं में देखते हैं लोकतंत्र को। कहीं ना कहीं जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रही थी तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो राष्ट्रीय नेता थे उनका प्रमुख मांग ही था लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये 18 वर्ष के बाद किसी को, देखिए 18 वर्ष के बाद बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान में यानी कि लोगों को मिल जाता है। जैसे वोट देने का जब अधिकार प्राप्त हो जाता है तो आप देखेंगे अपना डिसीजन स्वयं करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। हालांकि सामाजिक तौर पे अभी भी ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं है, क्योंकि जैसे मानते हैं, आप देखेंगे समानता की बात है तो कभी अभी भी समाज में लड़का और लड़कियों में भेद किया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्तर हैं जहाँ पे मतलब समझिए कि भेद देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग समानता की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग बराबर हैं, चाहे लिंग के आधार पे कभी भी भेदभाव करने की बात नहीं किया गया।
और यहाँ कहता है कि क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? देखिए, जब लोकतंत्र को अपनाते हैं तो लोकतंत्र में अगर किसी व्यक्ति को वंचित रखा जा सकता है या किसी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से महरूम रखा जाए तो वो जो लोकतंत्र की परिभाषा होती है वो बदल जाता है। हम लोगों ने सबसे पहले परिभाषा ही देखा। और लोकतंत्र में जैसे अगर हम लोग देखते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में क्या होता है ना, लोक और प्लस तंत्र की अगर बात करें तो लोग के बिना तंत्र का मतलब कुछ होता ही नहीं है ना। यानी कि वो कुछ और ही हो जाएगा। जैसे मानते हैं प्रजातंत्र हो जाता है। आप देखते हैं अभी भी अगर अपवाद स्वरूप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो नेपाल था जहाँ पे राजा का चुनाव होता था, और राजा के चुनाव में जनता भागीदार नहीं लेती थी, कोई मतलब नहीं था जनता को। एक परिवार के लोग सभी लोग बैठ कर के चुनाव कर देते थे कि यही व्यक्ति राजा बनेगा। लेकिन वहाँ की जनता धीरे धीरे जब जागरूक होने लगी तब उसका झुकाव लोकतंत्र की तरफ में क्या हुआ, मुड़ गया। क्योंकि लगा कि पूरी दुनिया में जिस लोकतंत्र की प्रचलित परिभाषा और जो प्रचलित जो मॉडल है उसी मॉडल से ही विकास हो सकता है, देश की जनता इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सकती है। तब वहाँ पे लोकतंत्र की बात होने लगी। जैसे म्यांमार में भी देख सकते हैं। म्यांमार में देखेंगे कि सैनिक जो तंत्र थी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हावी था। 30 धारा को तोड़ करके वहाँ के लोगों में लोकतंत्र की जो पहल जगाने वाली जो एक महिला थी उनको जेल में डाल दिया गया। तो लोकतंत्र की जो हवाएं हैं, लोकतंत्र का जो प्रचलित जो सबसे खूबसूरत मॉडल माना जाता है, बहुत से ऐसा कंट्री है जो इसे लागू करना चाहती है। लेकिन लोकतंत्र में कुछ विशेषता होता है। जैसे लोकतंत्र में लोगों का हित सर्वोपरि होता है। लोगों में स्वतंत्रता समानता जो है ये ज़्यादा मायने रखती है। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना ज़रूरी होता है। लोकतंत्र में अगर बात करें तो जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाता। बहुत सारे ऐसी विशेषता हैं। जब ये सारी विशेषता उस लोकतंत्र में देखा जाता है तभी उस लोकतंत्र का उद्देश्य या लोकतंत्र का मायने अलग होता है। लोकतांत्रिक अगर हम देश हैं और हम अपने जनता को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिए तो फिर वो लोकतंत्र होने का कोई मतलब नहीं है। यही यहाँ पे कह रहा है कि व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। ठीक है, अगला हम लोग देखिए, कहता है कि सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंद कर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करते हैं। ठीक है, आप पहले समझिए, यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है। यही वजह है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पॉलिटी इतना अच्छा हो जाता है कि मेंस में कहीं से भी अप्लाइड क्वेश्चन दे दे या घुमा दे तो निश्चित तौर पे आप बना लेते हैं। सबसे पहले कहता है कि सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? देखिए, स्वरूप होता है, जैसे हर लोगों का अपना एक रूप होता है, खुद का एक रूप होता है। जैसे मानते हैं कि हम भारत को भी लोकतांत्रिक देश बोलते हैं और आपके जितने भी पड़ोसी कंट्री हैं वो भी लोकतांत्रिक हैं। सबका अपना अपना एक मॉडल है ना। जैसे जो लोकतंत्र में जो जनता है, जिस तरीके से भारत की जनता को जितना अधिकार प्राप्त है, क्या उतना अधिकार चाइना में रहने वाले लोगों को प्राप्त है? क्या उतना अधिकार पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को प्राप्त है? अगर तुलना करें तो लोकतंत्र तो भी है, लेकिन किस स्वरूप को धारण करता है और भारत किस स्वरूप को धारण करता है, इसको सोच के देखिए। यहाँ पे जनता की शक्ति शासक की शक्तियों से ज़्यादा होती है। वो जब चाहे सरकार बना सकता है, जब चाहे सरकार गिरा सकता है। यानी कि सरकार चुनने का जो अधिकार है भारत के लोगों में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और यहाँ पे जब सरकार बन जाती है तो सरकार से आप कह सकते हैं कि जनता की जो शक्ति होती है वो ज़्यादा ही हो जाता है।
और यही वजह होता है कि कभी कभी कहा जाता है कि भारत में कुछ ज़्यादा ही लोकतंत्र है। और कभी कभी क्या होता है कि सरकार जब यानी कि शासक जब लोकतंत्र का फ़ायदा यानी कि लोगों का फ़ायदा उठाता है और जब लोग व्यवहारिक नहीं होते या लोग लोकतंत्र को नहीं समझते या लोकतंत्र की जागरूकता इनको प्राप्त नहीं होती है, तो वहाँ पे शासक क्या हो जाता है, तानाशाही होने लगता है। जैसे कभी कभी भारत में ऐसा देखने को मिलता है। अभी बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, यानी कि लोकतंत्र में लोगों का अधिकार जो होता है वो सर्वोपरि होता है। बोलने का अधिकार, सरकार को कुछ कहने का अधिकार प्राप्त होता है। और कभी कभी आप देखते होंगे, डिबेट में भी देखते होंगे, लोकतंत्र को देखिएगा तो उसमें कहा जाता है कि सरकार आम जनता की आवाज़ को दबाती है, उनके अधिकार को छीन लेती है। तो जब ये सारे अधिकार को छीना जाएगा किसी सरकार के द्वारा, तब कहा जाता है कि लोकतंत्र क्या है, खतरे में है। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें और भारत की बात करें तो दोनों में एक खास अंतर है। भारत का जो लोकतंत्र है और अमेरिका का लोकतंत्र जो है, वो दोनों में एक मतलब अंतर है। विचारधाराओं के आधार पे भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे अगर दोनों की तुलना करें हम लोग, तो अमेरिका के समाज में या वहाँ की शासन प्रणाली में सर्वाधिक शक्तियाँ वहाँ के जनता को प्राप्त है। और यही वजह है कि वहाँ के जब भी प्रेसिडेंट कोई बड़ा फैसला लेना चाहेंगे तो विदाउट जनता के सपोर्ट के बगैर या जनता से समझिए कि रूबरू के बगैर वो कुछ निर्णय कर ही नहीं सकते। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भारत में निर्णय लेने के पहले ये भूल जाया जाता है कि जनता भी इसका कुछ मतलब प्रतिक्रिया भी दे सकती है। अगर कोई प्रतिक्रिया करेगी तो लाठी डंडों से उसको क्या कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। तो भारत में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और यही वजह है कि यहाँ पे दो तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ऐसे धारा के लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत में कुछ ज़्यादा ही लोकतंत्र है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र ही खतरे में है। यहाँ पे देखिए, सबका अपना अपना एक स्वरूप होता है। जो मैंने मॉडल की बात किया, कहते हैं क्या चुने हुए शासक अपने में लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है? जब लोकतंत्र में जनता भागीदार होती है, जनता के द्वारा चुना गया सरकार होता है, तो सरकार कभी अपनी मर्जी से काम कर ही नहीं सकती। अगर वो अपनी मर्जी से काम करती है तो लोकतंत्र है ही नहीं, वो तो तानाशाही हो जाती है। और तानाशाही कभी लोकतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का जो हित होता है वो सर्वोपरि होता है, उसकी शक्तियाँ ज़्यादा हो जाती है। और इसी हिसाब से लोकतंत्र में लोगों को बैलेंस करना, यानी कि सभी लोगों के हित में काम करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए, जो कह रहा है लोकतंत्र में सब कुछ अपने मर्जी से, तो अपनी मर्जी से ये कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अपनी मर्जी से कुछ काम अगर ऐसा हो जाता है तो जनता तुरंत सबक सिखा देगी। जनता के पास इतनी पावर है, इतनी शक्तियां हैं कि तुरंत वो सबक सिखा देंगी। और इसका डर हमेशा सरकार को या यहाँ पे जो शासक है उसको हमेशा रहता है। और यही वजह होता है कि लोकतंत्र में सरकार सिर्फ लोगों के लिए ही काम करती है, क्योंकि सभी लोगों को मिला कर के काम करना होता है। और फिर अगला कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंद कर काम करना जरूरी है। हाँ, ये भी सही है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे देखते हैं भारत में जो रहने वाले जो लोग हैं, थोड़ा देर के लिए देखेंगे तो भारत की जनता और संविधान, तो संविधान बड़ा हो जाता है। अब इस चीज़ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, संविधान कैसे बड़ा हो जाता है। यानी कि लोगों की शक्तियों से कहीं ज़्यादा, लोगों से के मतलब जो अधिकार है, जो शक्तियां हैं, उससे कहीं ज़्यादा संविधान की शक्तियां हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जो लक्ष्मण रेखा को बांध मतलब समझिए कि तोड़ करके भी काम करना पड़ता है। ये देश हित में किया जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं। यानी कि लोकतंत्र सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंद करके काम करना जरूरी है। बहुत सारे सवाल है मन में आता है, इस पे अगर डिस्कस किया जाए तो 4 घंटा 5 घंटा हो जाएगा। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को समझते चलते हैं। फिर कहता है क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को
नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। कुछ उदाहरणों से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। देखिए, पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता फ्लट की अगुवाई की। और आपको याद होना चाहिए, 1999 की अगर बात कर रहा है तो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हो गया था, जिसको कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उस समय वहाँ का जो यानी कि राष्ट्रपति, मतलब जो जनरल थे, उनका नाम था परवेज़ मुशर्रफ। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और एक पार्टी में जब ये लोग मिलते हैं, तनाव भारत पाकिस्तान के बीच में इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक पार्टी में मिलते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी मुशर्रफ से हाथ नहीं मिलाते हैं। बाद में कहते हैं कि जब दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे समझिएगा, कहता है कि 1999 में सैनिक तख्ता फ्लट की अगुवाई की और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, आगे हम लोग देखते हैं, चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। यहाँ पे जनमत संग्रह की बात करता है। जनमत संग्रह आप ये देख सकते हैं, जैसे हम लोग भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कहीं ना कहीं आभास होता है। जैसे ग्राम सभा अगर आप देखते होंगे तो वहाँ पे जनमत संग्रह के द्वारा कुछ निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय में वहाँ की जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, उसमें भाग लेती है। जैसे नॉर्वे ऑफ स्विट्ज़रलैंड की बात की आपने। तो जब जहाँ पे जनमत संग्रह के द्वारा अपने शासनकाल को बढ़ाया जा सकता है, वो कंट्री कैसे लोकतांत्रिक हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। और जनमत संग्रह जनता के द्वारा तो होता नहीं है। वहाँ पे सैनिक शासन की सैनिकों की जो, देखिएगा पाकिस्तान में क्या होता था, हमेशा सैनिक शासन वाला कंडीशन लागू हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कंट्री अपने आप को ये कहता है कि हम भी दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश हैं। यहाँ पे कहता है कि पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है। अब यहाँ पे देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जनमत संग्रह भी लोगों के पक्ष में चला जाता है। जैसे 2-4 लोग हो जो बहुत ही ज़्यादा दबंग हो या बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हो या ज़्यादा ही लोकप्रिय हो, इसका फ़ायदा उसको मिल जाता है। तो यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से लोगों का चुनाव करना भी मुश्किल हो जाता है, लोगों के ऊपर दबाव भी डाला जा सकता है। इस वजह से निष्पक्षता का जो, पारदर्शिता का जो मतलब खेल यहाँ पे जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हम मानते हैं कि सैनिकों पे दबाव डालिए और सैनिक लोग किसी जनता पे दबाव डाल के ज़बरदस्ती अगर वोट दिलवा दे तो गड़बड़ी और धोखाधड़ी ही तो हो सकता है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला, जो पाकिस्तान में अक्सर देखने को मिल जाता है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। ठीक है, 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। ठीक, तो यहाँ का भी लोकतंत्र देखिए और भारत के भी लोकतंत्र देखिएगा, तुलना करने के बाद ही पता चलेगा कि किस देश में ये जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो सटीक बैठता है। आगे हम लोग इसी में देखेंगे अभी। और देखिए, और कहता है यहाँ पे कि मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं।
इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। चीज़ें समझ रहे हैं? यहाँ पे देखा जाता है कि सरकार मानते हैं कि जनता अगर आपको वोट कर रही है और वोट करने के बाद जो सरकार बनती है, जो शासक बनता है, और सैनिक शासनों में क्या होता है ना कि लोगों की शक्तियाँ कम हो जाती है। आप देखते हैं कभी कभी हमारे भारत में भी ऐसा होता है, जैसे में जहाँ जहाँ सैनिक शक्तियाँ या सैनिक आप देखते हैं कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन लागू हो जाता है जहाँ पे सेना का अधिकार ज़्यादा प्राप्त हो जाता है और वहाँ पर रहने वाले जो जनता हैं उनका अधिकार ख़त्म हो जाता है। और यही वजह होता है कि कभी कभी भारत में रहने वाले लोगों का जो मौलिक अधिकार है वो खतरे में पड़ जाता है, जैसे सैनिक शासन के समय में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ पे हमेशा अगर ऐसा सिचुएशन पैदा हो तो वो कंट्री लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। जैसे में आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे क्या कहता है कि सर्वोच्च जो सत्ता है सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। इसका मतलब ये था कि लोकतंत्र की जो उद्देश्य होता है, जिसमें जनता का जो हित है वो निहित होता है और देश की सुरक्षा, रक्षा और देश का हित भी इसमें शामिल हो जाता है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ऐसे शासन प्रणाली में खतरा हो जाता है। तो फिर लोकतंत्र की परिभाषा यहाँ पे आते आते गौण हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। क्या? लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। चीज़ें समझ में आई? जैसे हम लोग अपने बारे में पहले बात करते हैं, तब वहाँ पे समझ में आ जाएगी। जैसे हम भारत में संसदीय प्रणाली को हम लोगों ने अपनाया, तो आप एक चीज़ देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी पार्टी लोकसभा का चुनाव जब कराती है, तो लोकसभा चुनाव के बाद जीते हुए जो लोग होते हैं, मतलब लोकसभा के जीते हुए जो सदस्य हैं, जिनको बहुमत प्राप्त होता है, वो सभी लोग इकट्ठा बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वहाँ से बहुमत के द्वारा तय किया जाता है कि अब भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, मतलब ये अब भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और यही वजह है कि उन सारे लोगों में से किसी एक व्यक्ति को सारे सदस्य लोग क्या करते हैं, चुनाव कर लेते हैं कि फलाना यही आदमी क्या बनेगा, भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और जब भी प्रधानमंत्री कोई भी फैसला अकेले कर ही नहीं सकता, वो अकेले कोई भी निर्णय नहीं कर सकता, और इसके लिए उसे एक मंत्री परिषद का सहायता हमेशा लेना पड़ता है। यानी कि सारी शक्तियां किसके पास है, मंत्री परिषदों के पास है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जनता किसे चुनती है? जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है उसका फैसला निर्णायक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आते आते जनता ने सेना का तो चुनाव नहीं किया था, जनता ने यहाँ पे मुशर्रफ का चुनाव तो नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे वो शक्तियाँ जो निर्णायक शक्तियाँ होती हैं ये पाकिस्तान की सेना के पास चली जाती है और मुशर्रफ के पास चली जाती है, जिसको जनता से कोई मतलब नहीं है, लेना देना कोई नहीं है। तो यहाँ पे लोकतंत्र जो है वो इस रूप में नहीं दिखता, इस स्वरूप में नहीं दिखता जो भारत में दिखता है या अन्य देशों में दिखा जाता है। यही वजह होता है कि वहाँ पे जनता की शक्तियाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। जनता का कोई भी हित जो होता है सर्वमान्य नहीं होता है। जनता जब चाहती है कुछ भी, यानी कि सरकार वहाँ पे या सेना जब चाहती है कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। जैसे मुशर्रफ को भी
अधिकतर ऐसे जो जनरल हैं उनको बंदी ही बना दिया गया। किसके द्वारा? सेना के द्वारा। सेना का जो तानाशाही है वो दिखता है, और लोकतंत्र में सेना का तानाशाही नहीं होता, क्योंकि ये जो सेना जो होते हैं, ये सब चीज़ होते हैं, ये सरकार के अंग होते हैं और उसी के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जब सेना की शक्तियाँ सरकार से कहीं ज़्यादा हो जाएगी तो वो लोकतंत्र वहाँ पे नहीं माना जाता है। देखिए, कहता है कि ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है, वहाँ औपचारिक रूप से, आगे देख लेते हैं, वहाँ औपचारिक रूप से संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। ठीक है, ठीक है, आप वोट देने का अधिकार प्राप्त आपको हो गया, लेकिन वोट देने के बाद जिस शासक ने इसका यूज किया, इस शक्ति को प्राप्त किया, यही बात करता है, संसद और सरकार तो होती है वहाँ पे, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथों में नहीं होती है। असली जो शक्ति है किसके हाथों में सिमट जाती है? वो हो जाता है सेना या जनरल हो जाते हैं। इन दोनों के पास वो शक्तियाँ हो जाती हैं जिनको असेंबली से, यानी कि संसद और सरकार से क्या होता है? कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जिसका चुनाव क्या होता है? इन सेना का चुनाव तो कभी वहाँ की सरकार करती ही नहीं, वो तो वहाँ के संसद सदस्यों की चुनाव करती है। और देखिए, कहता है कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इससे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में होती है। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब है कि बहुत ऐसे कंट्री हैं जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जो कंट्री है उसी के आगोश में होते हैं। कहने का मतलब है उनकी चापलूसी करते हैं, ये कह सकते हैं। और जो जैसा कह, जैसे मन आप देख सकते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली, जैसे मानते हैं कि अमेरिका की बात हो, तो अमेरिका की कुछ ऐसा मतलब समझिए कि निर्णय कह दिया जाता है जो उस देश को क्या होता है? मानना पड़ता है। या कुछ ऐसा संस्था है जो इस पे हावी हो जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ की जनता इसमें भागीदार नहीं ले पाती है, और कहीं ना कहीं वो सरकार जो है विदेशी शक्तियों या विदेशी संस्थाओं के हाथ से डील होने लगती है। तो इस स्थिति में भी लोकतंत्र का जो परिभाषा है या लोकतंत्र जो है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता। और ये देखिएगा, इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अब ये चीज़ें समझ में है। लोकतंत्र में जो रीढ़ के तौर पे देखा जाता है, जैसे आप अपने शरीर में देखेंगे, जो स्पाइनल है इसी के बदौलत आप चलते हैं, घूमते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। ये शरीर का अभिन्न अंग है। इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए तो समझिए कि आपका लाइफ प्रॉब्लम में है। तो लोकतंत्र का रीढ़ के तौर पे अगर देखा जाए तो लोग होते हैं, और लोगों की शक्तियाँ जो होती हैं वो सर्वोपरि हो जाती हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए, कहता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास है। और जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वहीं उसी के अधिकार की सुरक्षा करती है, रक्षा करती है और उसके हित में बात करती है। और यही कहता है कि शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? होनी चाहिए। जब चाहिए की बात आती है तो उस अधिकार में नैतिकता भी समाहित हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे, बुद्ध का धम्म क्या था? एक नैतिक आचार संहिता था। उसमें वो बार बार कहते थे कि बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए, गुरुओं को आदर करना चाहिए, है ना, छोटे को प्यार करना चाहिए। चाहिए 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 मतलब क्या होता है? ये नैतिकता की शिक्षा दे रहे थे। उस समय जनता में एक नैतिकता की शिक्षा दिया जा रही थी। ये चाहिए वाली बात है, ज़बरदस्ती नहीं किया जाता, उनको सिखाया जाता है। ये भावना आ जाती है। अगर आपके घर परिवार में माँ बाप का संस्कार अच्छा है तो बच्चों में उस संस्कार अच्छा देखा जाता है। यही नैतिकता है।
और नैतिकता की पाठ पढ़ाने के लिए फिर से कभी मौर्य सम्राट में अशोक सम्राट कभी नहीं आएंगे, और ना कभी दुनिया में एकेडमी इसके लिए है। और हमारे घर में इस तरह से बहुत सारी एकेडमी है जो घर में ये सब चीज़ का पढ़ाई होता है। तो यही सब चीज़ें हैं, होना चाहिए। और अगला हम लोग देखते हैं इसके विशेषताओं में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ठीक है, ये लोकतंत्र की हम लोग विशेषता भी कर रहे हैं। यहाँ पे इस कार्टून को एक बार देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह कार्टून लातिनी अमेरिकी के संदर्भ में बना था। क्या आपको लगता है कि यह पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? कुछ अन्य देशों के बारे में सोचिए जिन पर यह कार्टून लागू हो सकता है। क्या ऐसा कई बार हमारे देश में भी होता है? देखिए, चीज़ों को समझिए। यहाँ पे ये हो जाता है डेमोक्रेसी। कभी कभी कार्टून के माध्यम से भी एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, तो ये लोकतंत्र का आप कहें तो विशेषताओं में शामिल होता है। जैसे मैंने कहा था कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। लोकतंत्र में एक विशेषता ये भी होता है कि वहाँ जो भी पार्टियाँ, यानी कि भारत की अगर बात करें तो भारत में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो सारे पार्टियों को मिलाकर के दो भागों में बांटने की कोशिश किया जा रहा है। एक हो जाता है एनडीए हो जाएगा, और दूसरा अभी इंडिया अलायंस की जो बात करिए, इंडिया गठबंधन की जो बात हो रही है, इस तरीके से अब दो गठबंधनीय दल यहाँ पे दिखेंगे। अब यहाँ पे कहता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। हम मानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव, बहुत ऐसे पार्टियाँ हैं जो मैंने कहा था कि जिस तरीके से वोट कराया जाता है ईवीएम के द्वारा। ईवीएम एक क्या हो जाता है, एक मशीन है जो भारत में ही इसको बनाया जाता है और इसी से चुनाव कराया जाता है, ताकि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है और भारत में इस पे ज़्यादा समय ना लगे, ज़्यादा खर्च ना हो। इसके वजह से ये जो साइंस टेक का जो मदद लिया जाता है चुनाव में, बहुत ही त्वरित गति से, यानी कि हमको निर्णय प्राप्त हो जाता है। तो जो सरकार सत्ता में होती है, या तो कभी कभी सरकारी मशीनरियों का उपयोग नहीं करके दुरुपयोग करने लगती है, जिसकी वजह से भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी को ये लगता है कि ईवीएम को हैक करवाया जाता है। ईवीएम को अब संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे में कभी कभी देखने को मिलता है कि ईवीएम को ही कुछ लोग कैप्चर कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे, मतलब भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ऐसा चीज़ें देखने को मिल जाता था, जो आप देखेंगे न्यूज़ में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। हम न्यूज़ की ही बात करें और ये प्रमाण है, होता है ना। तो क्या करते हैं कि वो लोग कैप्चर कर लेते हैं। जिस तरीके से जब ईवीएम नहीं था भारत में, तो उसके पहले जो बूथ होती थी जहाँ पे चुनाव होता था, वहाँ पे दबंगों के द्वारा या कुछ असामाजिक जो तत्व होते थे, उनके द्वारा बूथ को लूट लिया जाता था। वहाँ जनता या तो वोट नहीं देती थी, या ज़बरदस्ती एक ही पार्टी को ज़बरदस्ती करके वोट दिया जाता था, और ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। लेकिन लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव का होना अति आवश्यक है, तभी आपका लोकतंत्र जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगी। कहने का मतलब यही है। फिर जनता अगर सरकार चुनती है और पता चले कि जो मशीनरी है, जो तंत्र है, वो तंत्र इसका दुरुपयोग करने लगे, पता चला कि पूरी जनता किसी और पार्टी को वोट देना चाहती है और पता चला कि मशीनों के द्वारा किसी और लोगों को वोट मिले, तो फिर ये लोकतंत्र में जो जनता का जो हित है, जो जनता का अधिकार है, कहीं ना कहीं वो तंत्र में गड़बड़ी हो जाता है, जिसके वजह से लोकतंत्र क्या हो जाता है, लोकतंत्र खतरे में हो जाते हैं। तीसरी के बारे में कहा जाता है कि यह काम किसका है, चुनाव आयोग का है, और चुनाव
आयोग जो है भारत में एक अलग निकाय दिया गया, उसके पास ही बहुत सारे अधिकार हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरकार, जिसका सरकार केंद्र में होती है, वो अपनी शक्तियों का उपयोग ना करके दुरुपयोग करने लगते हैं, जिसकी वजह से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो जाता, पारदर्शी नहीं होता है। और जब ये मामला कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो कभी कभी आप देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला आया कि ईवीएम से चुनाव अगर कराया जाता है तो इसको सटीक और पारदर्शी नहीं माना जाएगा। यानी कि उससे भी ये लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ी है। तो इस तरीके से अगर गड़बड़ी देखा जाए, स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या हो जाता है, चुनाव में प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर वो लोकतंत्र के जो मूलभूत जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने में असफल हो जाता है। देखिए, चीन की संसद को क्वांगुओ रेमिन दाइवियाओ दाहू यानी कि राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। ठीक है, जैसे भारत में भी 5 वर्ष पे चुनाव होते हैं, वहाँ भी 5 वर्ष पे चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। देखिए, क्या हमारे भारत में ऐसा प्रणाली है जहाँ पे सेना के द्वारा चुना जाता हो प्रतिनिधि? बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि हमारे भारतीय संविधान में अगर कोई व्यक्ति सेना में शामिल है या रिटायर कर जाता है तो उससे चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है। आप देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, जैसे जनरल बहुत सारे हमारे अभी सांसद बने हैं, तो वो गलत तरीके से, मतलब आप अगर देखेंगे संवैधानिक तरीके नहीं हो पाता है। तो संविधान में कहा गया है कि किसी सेना में जो बड़े पद पे जो लोग हैं उनको इससे वंचित रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आते आते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, और उसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उनको चुनाव से दरकिनार कर दिया गया। लेकिन भारत में ऐसा अभी देखने को मिल रहा है 2014 के बाद। तो कहता है कि सेना भी क्या करती है, सेना भी चुनती है। और कहता है कि चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। क्योंकि बात यह है कि जब भी हम चीन की बात करेंगे तो वहाँ पे साम्यवादी सरकार है और एक दलीय सरकार है, एक ही दल है वहाँ पे। जैसे हम लोग ब्रिटेन की बात करेंगे या अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 पार्टियाँ हैं, 2 दल होता है। लेकिन जैसे ही हम भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुदलीय है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आया। अगर हम चाइना की बात करें, चीन की बात करें, तो वहाँ पे एक ही दल काम करती है, वो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो हर क्षेत्र में निर्णय लेने का या निर्णय देने का क्या करती है, काम करती है। बात करें ब्रिटेन का और अमेरिका में तो 2 पार्टियां हो जाती हैं वहाँ पे, राजनीतिक पार्टियां। और भारत में अगर बात करें हम लोग, तो भारत में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुदलीय पार्टियां भी कहा जाता है। अब क्या है कि 2 सारे पार्टियों को मिलाकर के 2 भागों में बांटने का कोशिश किया जा रहा है। एक है एनडीए हो जाता है, और पहले यूपीए था, लेकिन यूपीए टूट गया, अब इंडिया गठबंधन के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। ठीक है, देखिए लोकतंत्र में क्या होता है ना, लोकतंत्र में जो सत्ता होता है तो सत्ता बिल्कुल रोटी की तरह होता है। अगर एक ही साइड में अगर रोटी को रख के पकाना चाहेंगे और वो भी अच्छे तरीके से हो तो जल जाएगा। इसीलिए उलट पलट करना चाहिए। जहाँ पे लोकतंत्र है, सत्ता का अदलाव बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक अदलाव बदलाव नहीं होगा जनता के हित में काम नहीं होगा। अगर लगातार लोकतांत्रिक देश में 5 साल या 10 साल के बाद लगातार अगर शासन चलता रहे तो सरकार जो है निरंकुश होने लगती है, वो जो सरकार है तानाशाह होने लगती है। जैसे हम लोग भारत में देखते हैं 1989 के पहले जो आप देखिएगा, जैसे ही कांग्रेस थी तो बहुत दिनों तक समझिए कि केंद्र में और राज्यों में भी सेम टू सेम सरकारें चलती थी। तो वहाँ पे जनता का हित क्या हो जाता है, जनता का हित कम होने लगता है। जनता के लिए काम करने की जो चेष्टा होती है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन बाद में वही जो धारा था बदल गया, और उसके बाद अगर देखेंगे तो जनता का हित क्या होता है, सर्वोपरि होता है। तो जनता के हित के लिए या विकास के लिए काम किया जाता है।
और इस तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया है ये भी क्या हो जाता है, प्रभावित होने लगती है। तो यहाँ पे देखिए अधिकतर ये कहा जाता है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का ही हमेशा वर्चस्व रहा है और सरकार उसी की हमेशा बनी है, और एक जो व्यक्ति होते हैं वहीं से चुन लिए जाते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से, अगर कहें अप्रत्यक्ष रूप से, जनता भी है कि हर जगह भाग नहीं लेती है। आगे देखते हैं हम लोग इसी में। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। उन्नीस सौ 30 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। अब चीज़ों को समझिए। यहाँ पे अगर मैक्सिको में कहा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है तो 6 वर्ष पे होता है, प्रत्येक 6 वर्ष पे। देश में कभी कभी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशन रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को समझिए। और विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। देखिए लोकतंत्र में एक और भी बात है। अगर लोकतंत्र में देखा जाए तो फुल बहुमत मिलना, यानी कि एक होता है कि एकदम मतलब बहुमत से भी कहीं ज़्यादा सीट आना, ये भी भारत के हित के लिए खतरा हो जाता है। यानी कि किसी भी देश में जब ऐसा लोकतंत्र है और वहाँ पे फुल बहुमत में अगर कोई पार्टी आता है तो वहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाता है कंडीशन। या तो लोकतंत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करता है, नहीं तो लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां पैदा हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैक्सिको की जो बात हो रही थी उसमें कहा गया कि वहाँ पे जनता भाग लेती है चुनाव में, लेकिन हमेशा से एक ही पार्टियाँ सरकार बनाते रही है, लेकिन विपक्ष जो होते हैं उनकी कभी भी सरकार नहीं बनी। तो याद रखिएगा लोकतंत्र अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को तब प्राप्त करता है सही तरीके से जब काम करता है, यानी कि उसके पास विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। जहाँ सरकार बनती है वहाँ का विपक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, समझिए कि वो लोकतंत्र के असली उद्देश्यों को प्राप्त करता है। जैसे बात करें तो 2014 के बाद बहुत सारे प्रश्न आप देखते होंगे UPSC और BPSC में आया था कि लोकतंत्र में, यानी कि आप देखेंगे इस सरकार में विपक्ष क्या हो गए, कमज़ोर हो गया है। ये मत सोचिए विपक्ष में कांग्रेस है तो कांग्रेस कमज़ोर हो गई है, नहीं, यहाँ की जनता कमज़ोर हो गई है। लोगों को विपक्ष का मतलब पार्टियों से होता है। विपक्ष में भारत की जितनी आबादी है उतनी आधी आबादी विपक्ष में बैठती है, और यही वजह होता है कि जब भी किसी लोकतांत्रिक देश में जब सरकार बनती है और उसी सरकार में जब विपक्ष मजबूत, यानी कि शक्तियों के साथ जब बैठती है तो वहाँ पे जनता का हित सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वहाँ पे जनता की शक्तियाँ हैं वो सर्वोपरि होता है, और विपक्षी पार्टियों के द्वारा सरकार में जो वायदे किया जाता है, जो बहुमत के द्वारा जो पार्टियां जो सरकार में चलाती हैं, जो वायदा किया रहता है कि सरकार जब हमारी बन जाएगी तो हम जनता के लिए ये फलाना काम करेंगे, एजुकेशन में ये करेंगे, नौकरी में ये करेंगे, साइंस टेक में ये करेंगे, एग्रीकल्चर में ये करेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी में ये करेंगे, उद्योग में ये करेंगे, उसे याद दिलाती है बार बार और उसे मजबूर करती है कि आपने जो वादा किया है जनता से उस वादा को जल्दी से जल्दी पूरा करो। और यही वजह होता है कि जिस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष या विपक्षी पार्टियां जब बहुत मजबूत होती है, वही लोकतंत्र अपने उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में सफल होती है। लेकिन भारत में अगर बात करें हम लोग तो भारत में ऐसा होता है कि लोकतंत्र जैसे पार्टियां बनी तो जो भी, जैसे कांग्रेस पार्टियां बहुत कमज़ोर हो गई 2014 के बाद, तो लोगों को ये लगा कि हमने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे कर दिया और कांग्रेस पार्टी को बहुत कमज़ोर कर दिया, और बहुत सारे जनता जो है इससे खुशी मना रही है, बल्कि उसे ये नहीं पता कि अपने ही पैरों पे, मतलब समझिए कि
हथौड़ा मारने का वो काम किए हैं। तो जनता का जो हित होता है, आप देखिएगा क्यों हो गई। कभी कभी क्यों कहा जाता है कि भारत में अभी की कंडीशन में क्यों कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, क्यों कहा जाता है कि भारत की जनता की आवाज़ को दबा दिया जाता है, क्यों कहा जाता है कि भारत की सरकार अभी के वर्तमान में इस तरीके से काम नहीं करती है, कोई विकास का काम नहीं होता। कहीं ना कहीं ये उस काम को करती है जिससे इसको वोट वैल्यू बढ़ाना होता है। इसलिए हुआ क्योंकि आपने विपक्ष को मजबूत ही नहीं बनाया। और विपक्ष आधी आबादी होती है, इतना याद रखिए। विपक्ष में पूरी आधी जो जनता है वो शामिल हो जाती है, और उस शामिल को जब आप समझिए कि इग्नोर करने लगते हैं तो ये लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। और यही कहने का कोशिश किया गया है। हम लोग बहुत बात करेंगे इस पे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके विश्लेषण क्षमता को, आपकी जो मौलिकता है, आपकी जो चिंतन है, इसको बढ़ाता है और इसको सोचना समझना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको ख़त्म पहले करते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे हम लोग थे। ठीक है, ये देखिए, कहता है उन्हें मतलब जीत हासिल नहीं है। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। अगर आप मैक्सिको में, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैक्सिको में ये हाल है कि वहाँ पे विपक्षी भी हमेशा जनता में शामिल होती है, लेकिन विपक्षियों का कभी सरकार नहीं बना। आप देखेंगे मैक्सिको में एक ही पार्टी है जो बार बार सरकार में शामिल हो जाती है, और इसके पीछे जो विपक्षी ने जो इस पे समझिए कि उंगली जो उठाया, जो संदेह किया, उसने ये कहा कि चुनाव प्रक्रिया को ये क्या कर लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं। जिस तरीके से हम भारत में देखते हैं, आप अगर चले जाते हैं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कहा, अब चीज़ों को समझिए यहाँ पे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव लड़ने लगे तो कहीं नहीं वो जीतेगी, हर जगह हार जाएगी। और उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने जनता का जो अधिकार है उस अधिकार को क्या किया, दुरुपयोग कर दिया। उन्होंने ईवीएम को हैक कराया और ईवीएम को का दुरुपयोग किया, और साथ ही साथ जो सरकारी मशीनरी है, जो कोई भी सरकार जो सत्ता में है उसे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्या करती है, जीतने के लिए बहुत सारी हथकंडा अपनाती है, जो आपने यहाँ पे देखा है ना। हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए क्या करती है, ये जो पीआरआई जो पार्टियां हैं मैक्सिको में, ये कुख्यात हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कुख्यात है, यहाँ पे आप देखिए एक बार, क्या है, कुख्यात है। और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे। समझिए चीज़ों को। मीडिया भी तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। जैसे आप देखते हैं, हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग समझेंगे, तभी आपको लोकतंत्र की असली चीज़ें समझ में आएगी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक जैसे मीडिया है, ये चौथा स्तंभ माना जाता है। जब मीडिया सरकार के लिए काम करने लगे और मीडिया अपने असली जो स्वरूप होता है, असली जो रूप होता है और असली मकसद होता है, पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता में क्या निहित है, अगर उसे वो समझने में नाकाब है और वो सरकार के हित में काम करने लगती है और सरकार के लिए काम करती है, तो दोनों मिल कर के क्या करते हैं, सरकार को यानी कि जनता को चुना लगाने का काम करते हैं। और यही काम किया गया। वहाँ जो पीआरआई पार्टियाँ थी वो वोट देने के लिए हर मशीनरियों का उपयोग करती थी, यहाँ तक कि अपने ही मीडिया का इस्तेमाल वो खुद सरकार करती थी, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कोई भी चर्चा ही नहीं होता था। अगर चर्चा होता था तो आलोचना स्वरूप जनता में दिखाया जाता था। जैसे मानते हैं कि आप अभी सोशल मीडिया में कभी कभी देख लेते होंगे, सोशल मीडिया में सरकार के जो
करतूत होते हैं कभी कभी जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिखाती है। लेकिन जो मीडिया भारत में काम करती है, और कहा जाता है मीडिया यहाँ पे दो प्रकार का है। एक सरकार के लिए काम करती है जो बार बार सिर्फ सरकारें के हित के बारे में बात करती है, और वो चीज़ें कभी इन्फॉर्मेशन के तौर पे भारत के जनता में नहीं पहुंचाती जो एक मीडिया का काम होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, लोकतंत्र तो खतरे में हो जाता है। और ये उपयोग कौन कर रहा है, जो सत्ता में बैठा हुआ सरकार है वो करता है। हमारे मैक्सिको में जिस तरीके से हो रहा है, जो हथकंडे अपनाई जा रही है, वही चीज़ें तो भारत में हो रहा है। अगर तथाकथित हम बाकी लोगों की अगर बात करें तो क्या, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। और कहता है कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी, और ये भी बात सही है। चुनाव आयोग ने, गवर्नमेंट ने एक निर्धारित किया कि लोकसभा के चुनाव में इतना ही खर्च होंगे और विधानसभा के चुनाव में इतना ही खर्च होंगे। क्या वाकई में उतना ही खर्च होता है? पार्टियां कितना ज़्यादा खर्च करती हैं वोट को खरीदने के लिए। पार्टियों को ऐसे दबंग लोगों को उतारा जाता है जो सांप्रदायिकता, भेदभाव, भ्रष्टाचार बहुत सारा पैदा कर देते हैं। तो ये भी लोकतंत्र के लिए क्या हो जाता है, ये भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा हो जाता है। यही सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। और कहता है क्या हम ऊपरी वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है, देखिएगा, यही लगता है इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में, अगला हम लोग देखते हैं, चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? क्या मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। क्या, जैसे मानते हैं कि कोई अगर सरकार दावा करती है कि अगला बार हम ही सरकार बनाएंगे, और आप ये भी देखते हैं कि जनता ये भी कहती है कि नहीं हम तुमको बदल देंगे, लेकिन जब भी चुनाव होता है तो चुनाव जो है उसी के पक्ष में अगर आ जाए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जनता तो उसको वोट दिया ही नहीं। लेकिन वो चुनाव अगर जीत रहा है तो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं खराबी है, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और लोकतंत्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल हो जाती है। यही कहता है कि इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अक्सर 3 और बातें जानेंगे। इसमें यह भी कहा, जैसे हम भारत में आप देखिए जब वोट देने जाते हैं तो कभी कभी लगता है कि हमें कोई प्रतिनिधि पसंद ही नहीं आया। तो प्रतिनिधि पसंद नहीं आया तो आप क्या करते हैं, नोटा पे लगा देते हैं, है ना, नोटा पे लगा देते हैं। लेकिन नोटा पे लगाना भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर मानते हैं आप कोई भी पार्टी अगर आपके लायक नहीं है, इतनी पार्टियां होने के बाद भी अगर कोई पार्टियां आपके लायक नहीं है और आप लगाते हैं नोटा पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र को समझ नहीं पाते। जो जागरूकता लोकतंत्र के माध्यम से आपको मिलती है, या तो आप शिक्षित नहीं हैं, आपको शिक्षा का अभाव है, आपको नॉलेज का अभाव है, आप लोकतंत्र की जो विशेषता है, लोकतंत्र की जो खूबियाँ हैं, इसको नहीं समझ पाते। क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा जाता है जैसा जो लोग होता है सरकार वैसा ही होती है। यहाँ पे देखिए कहता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो।
और हमेशा वो लोकतंत्र सही माना जाता है जो बार बार पार्टियां बदलते रहती है। जैसे मानते हैं भारत में कभी कांग्रेस आया, कभी बहुजन समाज पार्टी आया, कभी भारतीय जनता पार्टी आया, कभी आम आदमी पार्टी आया, कभी आज़ाद पार्टी आया। इस तरह से जो पार्टियां आते जाते रहती है वहाँ पे जो हित होता है लोगों का वो सबसे ज़्यादा होता है। और वो जो चुनाव होता है निष्पक्ष तरीके से होता है। कोई भी सरकार यहाँ पे तानाशाही नहीं हो सकती, कोई भी निरंकुश नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो प्रमुखता जो है वो लोगों के हित को दिया जाता है, यहाँ पे प्रमुखता विकास को दिया जाता है। चलिए हम लोग अगला एक व्यक्ति एक वोट एक मोल हम लोग समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।